हेलो, नमस्ते, स्वागत आप सभी का हिंदी टॉपर्स यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो निरंतर चल रही होगी। भाग नंबर हम लोगों ने 11 डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग भाग नंबर 12 में करेंगे। भाग 11 में हम लोगों ने संसद के बारे में पढ़ा, लोकसभा के बारे में पढ़ा, राज्यसभा के बारे में पढ़ा। अब जो लोकसभा और राज्यसभा है वहां पर काम क्या होता है ना। संसद का एक्चुअली काम क्या होता है कि कानून बनाना है। अब कानून बनाने के लिए उसको विधेयक लाने पड़ेंगे, प्रस्ताव लाने पड़ेंगे। अब उसके कारण कई बार संविधान में कुछ संशोधन होगा, कुछ ऐड होगा, कुछ उसमें से काटा जाएगा, कुछ हटाया जाएगा। तो ये तमाम जितनी भी प्रक्रियाएं हैं इनको राजनीतिक शब्दों के तौर पर कैसे उनका यूज किया जाता है, उससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखते हैं। युवा संसद योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह चौथे अखिल भारतीय विहिप सम्मेलन की अनुशंसा पर प्रारंभ किया गया। सेकंड, इसे बढ़ावा और प्रोत्साहन देने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय राज्यों को जरूरी प्रशिक्षण देता है। देखिए हुआ क्या कि जब धीरे धीरे हमारे देश में लिटरेसी रेट बढ़ा तो लोगों के अंदर राजनीतिक अधिकारों के प्रति काफी रुचि बढ़ी। तो लोगों को लगने लगा कि भाई हमें भी पता होना चाहिए कि संसद में क्या होता है। तो भारत सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया जिसमें स्कूल के लेवल पर, है ना, स्कूल के लेवल पर संसद का कार्यक्रम होता था, जिसमें जो मोस्टली युवा बच्चे होते थे, 11th के 12th के बच्चे जो होते थे वो उसमें पार्टिसिपेट करते थे। कोई मंत्री बनता था, कोई अध्यक्ष बनता था, कोई राज्यसभा का अध्यक्ष बनता था। इस तरह से वो एक अपना रोल अदा करते थे। ठीक है, तो बस ये वही थी। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो दोनों आपके जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा बताने की बात नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है जिससे होकर संसद में कोई साधारण विधेयक पारित होता है। अच्छा, मतलब ऐसी कौन सी प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, उसका पहला स्टेप क्या है, आखिरी स्टेप क्या है, जिसके माध्यम से कोई प्रस्ताव है वो कानून बन जाता है। ठीक है, तो पहला इसका ऑप्शन अगर हम देखें तो पूर्व स्थापना। पूर्व को आप छोड़ दो, मान लो आप सिंपल वर्डों में समझो। मान लो किसी ने पहले प्रस्ताव को रखा टेबल पर, ठीक है, कि भाई इसके ऊपर कोई कानून बनना चाहिए। उसके बाद क्या होगी, उसकी सैद्धांतिक चर्चा होगी, उसके ऊपर हल्का फुल्का डिस्कशन किया जाएगा कि भाई ये ठीक भी है या गलत है। इसके बाद इसका डिटेल एनालिसिस किया जाएगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। फिर इसके बाद प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण का मतलब जो लोकसभा का अध्यक्ष है या राज्यसभा के जो सभापति है, लास्ट में उसको सर्टिफाई करेंगे कि भाई हाँ ये जो कानून है बिल्कुल ओके है। हम संसद ने पूरी जितनी भी प्रणाली अपनानी चाहिए थी, जो भी प्रोसेस थी, वो लेजिटिमेट तरीके से उस प्रोसेस का पालन किया है। ठीक, और लास्ट में क्या होगा, राष्ट्रपति उसके ऊपर अपनी कंसेंस दे देंगे, सहमति दे देंगे, और वो आपका सिंपल विधेयक आपका क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। बस आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो ए इज द राइट आंसर। देखिए ये रहा, किसी भी संसद द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक का जो क्रोनोलॉजी है वो इस प्रकार से होती है। पहला, पूर्व स्थापना, जिसको बोला जाता है प्रस्तुतिकरण या पेश करना। यह विधेयक का प्रथम चरण है। इसे किसी भी सदन में पेश किया जाता है और प्रथम चरण में विधेयक पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती। उसके बाद सेकंड, विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात विधेयक का प्रभारी सदस्य विधेयक के संबंध में प्रस्ताव पेश करता है। ठीक है। तीसरा, उसके ऊपर सैद्धांतिक चर्चा होती है। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो उस प्रस्ताव को रिलेटेड समिति के पास भेज दिया जाता है। मान लो कानून से ही संबंधित कोई नया कानून बना, भाई हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है उसके संबंधित कोई कानून है, तो उसके लिए एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी के पास उस प्रस्ताव को भेज दिया जाएगा कि आप इसको डिटेल इसका एनालिसिस करो, इसके प्रो देखो, कॉन्स देखो, इसके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, और अपनी आप डिटेल में अपनी जो रिपोर्ट है वो संसद को आप पेश करो। ठीक है। उसके बाद खंडशः विचार किया जाएगा, पॉइंट टू पॉइंट उसके ऊपर क्या हो जाएगा, विचार किया जाएगा। ठीक है। इसको अगर हम लोग सामान्य भाषा में समझे, सामान्य भाषा में इसका मतलब ये है कि इसको पढ़ा जाएगा, है ना, पढ़ा जाएगा और उसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा। खंडन विचार का मतलब यही होता है। ठीक है। उसके बाद प्रमाणीकरण, जब विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो पीठासीन अधिकारी विधेयक पर क्या करेगा, साइन मार देगा और इसे प्रमाणीकरण कर देगा। ठीक है, कि भाई ये बिल्कुल लेजिटिमेट तरीके से इसको कानून में बदला गया। उसके बाद सहमति, अध्यक्ष या सहमति द्वारा प्रमाणित विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है।
और राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात विधेयक जो है कानून का रूप ले लेता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संसद में स्थापित साधारण विधेयक के संबंध में। देखिए ये जो पूर्व स्थापित है ना, इसको देखकर घबराना नहीं है कि भाई ये क्या वर्ड है। कई बार क्या होता है कि आपको इंग्लिश भी पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, उसमें आपको सिंपल ऑन टेबल, स्टेब्लिश, इस तरह के वर्ड दिखेंगे जो आप आसानी से समझ जाओगे। हिंदी में कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा कठिन शब्द यूज कर लेते हैं। जैसे आपका रेलगाड़ी को बोल दो लो पथगामिनी, तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको समझ में आएगा कि रेल की बात कर रहा है। तो क्या होता है इंग्लिश में, हिंदी में थोड़ा सा हो जाता मामला गड़बड़। तो आप लेकिन इंग्लिश भी जरूर पढ़िए। पहला, सरकारी विधेयक वह विधेयक होता है जिसे कोई मंत्री या संसद सदस्य प्रस्तुत करता है। अच्छा जी, तो ये तो गलत है। क्यों गलत है? देखिए सरकारी विधेयक का मतलब क्या होगा कि सरकार उस विधेयक को लेके आई है, और सरकार का वो विधेयक कौन लाएगा? या तो सरकार का सदस्य लाएगा या सरकार का मंत्री लाएगा। दो ही तो मेंबर ला सकते हैं। इन्होंने कहा है कि जिसे कोई मंत्री, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, या संसद सदस्य। देखिए संसद सदस्य तो आपके विपक्ष के भी होते हैं, है ना। अब मान लो मोदी जी की सरकार है, कल को अगर पीयूष गोयल जी कोई प्रस्ताव ले आए तो वो क्या हो जाएगा? सरकारी विधेयक हो जाएगा। लेकिन अब कल को अगर राहुल गांधी कोई प्रस्ताव ले आए तो वो सरकारी विधेयक नहीं हो सकता, क्योंकि वो संसद के सदस्य तो हैं बट वो सरकार के मेंबर नहीं है। ठीक है। सेकंड, किसी विधेयक पर खंडशः विचार तृतीय वाचन में किया जाता है। चलिए, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा कि भाई द्वितीय वाचन में किया जाता है, तृतीय वाचन में नहीं किया जाता, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ना तो एक सही है आपका और ना ही आपका 2 सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसद के साधारण विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अधिकतम 1 साल के लिए रोक कर रख सकता है। भाई साहब इतना टाइम नहीं है कि 1 साल के लिए रोक के रखेंगे। 6 महीने के लिए आप मैक्सिमम रोक के रख सकते हो। मान लो लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा उसको मैक्सिमम 6 महीने के लिए रोक के अपने पास रख सकती है। अदरवाइज वो 6 महीने के अंदर अगर उन्होंने डिसीजन नहीं लिया तो उसको ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाएगा। ठीक। सेकंड, संसद के दोनों सदनों के गतिरोध होने की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत, अच्छा जी हमने तो ये पढ़ा कि 110 में आपका धन विधेयक आता है। ठीक है, ये तो 108 में आता ना संयुक्त बैठक, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत है ये आपका। ये तो आपने हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति अध्यक्षता नहीं करता। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये हम लोग मतलब स्टार्टिंग से ही सुनते आए हैं, यही सत्य भी है। तो इस हिसाब से देखें तो कौन सा सही है? तो जी इनमें से तो बेड़ा गर्क है, इनमें से तो कोई भी सही नहीं है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट ही आपकी गलत हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए एक सदन द्वारा पारित कोई साधारण विधेयक जब दूसरे सदन में जाता है तो दूसरे सदन इनमें से निम्नलिखित कदम उठा सकता। पहला, विधेयक को या तो बिना संशोधन के, उनको लगे कि भाई जो कुछ आप लोगों ने भेजा ना ये एज इट इज बिल्कुल ओके है, आप इसको पास करो। सेकंड, विधेयक को संशोधन के साथ पारित कर सकता है, ये भी सही है। विधेयक को अस्वीकार कर दे, ये भी सही है। विधेयक को पड़ा रहने दे और कोई कार्यवाही ना करे, ये 4 ऑप्शन अपना सकता है। ऐसी स्थिति में एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन अधिकतम 6 महीने के लिए रोक के रख सकता है। ठीक है, अब यदि 6 महीने तक भी कोई फैसला नहीं होता साधारण विधेयक के मामले में, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? भाई आओ दोनों बैठो और दोनों मिलजुल कर कोई फैसला लो। लोकसभा को भी बुलाएगा, राज्यसभा को भी बुलाएगा, संयुक्त बैठक उसका नाम दे दिया गया 108 अनुच्छेद के तहत, और उसके बाद क्या हो जाएगा? बहुमत से फैसला हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई साधारण विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है। अच्छा, कोई साधारण विधेयक है, संसद के दोनों सदनों ने उसको पास कर दिया, तो संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है। ठीक है, भाई राष्ट्रपति को लगा कि इसमें कुछ कमी है तो राष्ट्रपति उसको वापस भेज सकता है। किंतु दोनों सदनों द्वारा विधेयक में संशोधन या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास वापस अनुमति के लिए भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठा सकता है? मतलब जो दोनों ही सदन है, मान लो वो भी कह दे कि सर हम लोगों ने जो किया ना वो बिल्कुल ओके है, ज्यादा इसमें नानुकर करने की जरूरत नहीं है, आप इसके ऊपर साइन करो, तो उन्होंने वापस भेज दिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है
इस कंडीशन में सर विधेयक पर अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, मजबूर है, राष्ट्रपति को करना ही पड़ेगा। ठीक है, साधारण विधेयक के मामले में ये राष्ट्रपति की बाध्यताएं होती हैं। राष्ट्रपति फिर उसमें किसी प्रकार का कोई भी अनुशंसा नहीं दे सकता, एक बार दे सकता है, अगर उसको दोबारा भेज दिया गया तो फिर उसको मंजूरी देनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से धन विधेयक काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन आता है। आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 से संबंधित है धन विधेयक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा जी, लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। देखिए, धन विधेयक का सिंपल आप लोग मतलब समझ ही पा रहे होंगे कि भाई कोई ऐसा प्रस्ताव है जो आपका पैसे से रिलेटेड है। अब वो पैसा किससे निकाला जाएगा? या तो वो संचित निधि से निकाला जाएगा, ठीक है। अब उसको खर्च कहां से आया, कितना टैक्स गया, कितनी इनकम आई है, कितना सरकार ने खर्च किया है, इस तरह के जो मुद्दे होते हैं उनको लेकर धन विधेयक को लाया जाता है। ठीक है, या आप इसको आसान भाषा में कह सकते हो कि सरकार के रोजमर्रा के कार्य के लिए जो धन निकाला जाता है वो धन विधेयक के माध्यम से निकाला जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर इस विधेयक को ही कल को रोकने लग जाए या इस विधेयक के ऊपर भी आपका वोटिंग होने लग जाए तो भाई साहब पूरा देश का जो कामकाज है वही रुक जाएगा, क्योंकि पैसा तो चाहिए ना देश को चलाने के लिए। तो धन विधेयक के मामले में देखिए ये स्पेशलिटी होती है कि पहली बात तो ये लोकसभा में पेश होता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, इसको राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता पहली बार। दूसरी बार इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। तीसरी बार अगर लोकसभा के अध्यक्ष ने ये कह दिया कि भाई ये धन विधेयक है तो इसको ऊपर कोई भी ना तो न्यायालय में चुनौती दे सकता, ना ही राष्ट्रपति इसको मना कर सकता है। फोर्थ, राज्यसभा को इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, राज्यसभा कोई भी संशोधन नहीं कर सकता, क्योंकि देश को चलाने का जो कार्यभार होता है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के ऊपर होता है। और ये जो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री किसके ऊपर जवाबदेही होती है? लोकसभा में होती है, तो लोकसभा ही इसका आपका मालिक रहेगा। तीसरा, राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता, बिल्कुल सही, मैंने पहले बोल दिया, राष्ट्रपति का कोई रोल ही नहीं है इसमें। फोर्थ, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा आपका। हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, केवल और केवल आपका लोकसभा में इसको पास किया जा सकता है, रखा जा सकता है, राज्यसभा का इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए, यदि कोई प्रश्न उठता है तो लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम रहेगा। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, धन विधेयक को जब राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति या तो स्वीकृति देगा या रोक कर रख सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए लोकसभा को नहीं लौटा सकता। ठीक है, धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले ही राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। ठीक है, कुछ ऐसे प्रस्ताव होते हैं जिनको आप लोकसभा में रखने से पहले ही राष्ट्रपति की मंजूरी लेके चलते हैं, क्योंकि वे अति महत्वपूर्ण होते हैं, उनको लेकर आप लेट नहीं कर सकते। ठीक है, उनको लेकर आप संसदीय प्रक्रिया का जो एक कठिन प्रोसेस है उसके साथ नहीं उलझ सकते, तो पहले ही मंजूरी लेके रखते हैं। तो राष्ट्रपति को अगर पहले ही मंजूरी दे दी तो राष्ट्रपति तो उसको मना करेगा ही नहीं, तो जनरली उसको वो क्या करता है, स्वीकृति दे सकता है। सेकंड, संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अच्छा, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? चलिए, किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन या विनियम, ये तो होता, मान लो कोई टैक्स लगाया गया, किसी का टैक्स को हटाया गया, उसको बढ़ाया गया, कम किया गया, उसको रेगुलेट किया गया, तो ये सही है। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रतिभूति देने का विनियमन, ये भी सही है। भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ये भी है। और जुर्माना या अर्थदंड से संबंधित, तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जुर्माना और ये जो अपराध संबंधी जो दंड है ना, ये आपके आर्टिकल 110 में नहीं आएंगे, ये धन विधेयक का संबंध नहीं है। तो धन विधेयक में सर क्या क्या आएगा? तो ये देखिए, इसमें पॉइंट वाइज दिया गया अच्छे तरीके से, किसी टैक्स को लगाना, हटाना, परिवर्तन करना, बढ़ाना, घटाना, उसका रेगुलेट करना। दूसरा, भारत सरकार कोई धन उधार लेती है या कोई प्रतिभूति देने का विनियमन। तीसरा, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा या ऐसी किसी निधि में धन जमा कराना, उससे धन निकालना। वही बात है, देखो कुल मिला जुला के क्या, धन निकालना या धन जमा करना। फोर्थ, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग। अच्छा, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे व्यय की रकम को बढ़ाना। भारत की संचित निधि या लोक लेखाओं में किसी प्रकार की धन की प्राप्ति, अभिरक्षा, व्यय या संघ या राज्य के लेखाओं का परीक्षण।
मतलब केंद्र और राज्य सरकारों का जो ऑडिट होता है वो भी आपका धन विधेयक से संबंधित होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जब कोई धन विधेयक या साधारण विधेयक राष्ट्रपति या राज्यसभा को पारित किया जाता तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति का हस्ताक्षर सहित प्रमाणित होता है। अच्छा, किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत साधारण विधेयक या धन विधेयक को लोकसभा द्वारा अस्वीकृत करने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ेगा। बिल्कुल सही। ये तो सिंपल, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सरकार ने कोई प्रस्ताव लाया कि भाई मेरे को पैसे चाहिए, मेरे को पैसे निकालने हैं, और सरकार ने अपने मंत्री को ही भेजा वो प्रस्ताव लेकर, और पता चला सरकार के साथ में वो मंत्री था और मंत्री ने प्रस्ताव रखा और वो प्रस्ताव क्या हो गया, लोकसभा में फेल हो गया। इसका मतलब क्या कि सरकार के पास टोटल नंबर ऑफ मेजोरिटी जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। सिंपल बात ये है कि सरकार का जो विश्वास है, लोगों का जो भरोसा है कि भाई इस सरकार के पास आवश्यक बहुमत है, वो सरकार के पास नहीं है, इसलिए उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। फर्स्ट आपके स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, सेकंड वन इज द राइट। फर्स्ट क्यों गलत है आपकी? जब कोई विधेयक, धन विधेयक या साधारण विधेयक राज्यसभा से तो कोई लेना देना है ही नहीं धन विधेयक का, तो प्रमाणित करने का कोई मतलब ही नहीं बनता आपका। ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट आपकी राइट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कोई विधेयक यदि लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया जाता तो उसके ऊपर किसी प्रकार से न्यायालय में प्रश्न नहीं किया जा सकता। पहले डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी प्रकार का उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। सेकंड, भारत के राष्ट्रपति या संसद में यह शक्ति निहित है कि वे उस विधेयक को, जिसे धन विधेयक माना गया, प्रश्नगत कर सकता, भले ही लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किया गया हो। नहीं, बस लोकसभा ने बोल दिया कि अंतिम है, मेरा वचन ही मेरे शासन है, बाहुबली की तरह जैसे बोल दिया था, मेरा वचन ही शासन है, बस वही है। लोकसभा के अध्यक्ष ने ये बोल दिया कि भाई ये धन विधेयक है तो है, नो इफ नो बट, बस इससे आगे बात हमें करनी ही नहीं। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है तो सर 2 सही नहीं है, पहला तो सही था आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। अच्छा, सामान्यतः क्या होता है कि जो भी आपके 3 प्रकार के मान लो विधेयक होते हैं, एक सिंपल आपके प्रस्ताव है, एक वित्त विधेयक है, एक धन विधेयक है। तो धन विधेयक क्या है? एक बड़ी क्वांटिटी है, इसके अंदर जो वित्त विधेयक होगा वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ही रहेगा। ठीक है, उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो सभी जो धन विधेयक होते हैं वो ऑटोमेटिकली वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन जो वित्त विधेयक होते हैं वो जरूरी नहीं है कि आपके धन विधेयक हो ही। ठीक है। सेकंड, संविधान के अनुच्छेद 109 में, नहीं कितनी बार हम लोग डिस्कस करेंगे, 110 में है ये बात, तो 2 तो गलत हो जाएगा। थर्ड वन, वित्त विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध संविधान के अनुच्छेद 117 में किया गया। हाँ ये सही है, तो बी इज द राइट आंसर। 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए देखिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, जबकि 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उपबंध है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। देखिए कुछ मामलों में क्या होता है, वित्त विधेयक और धन विधेयक में ऐसा हो सकता है कि जैसे वित्त विधेयक के मामले में तो इसके ऊपर प्रश्न किया जा सकता, लेकिन धन विधेयक को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। इसको पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता, लेकिन आप धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। ठीक, बस ये कुछ इसमें है। आगे देखते हैं इसमें वित्त विधेयक फाइनेंशियल बिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अच्छा जी, सही है देखना में। चलिए, संसद की किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। अच्छा, संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश से ही इसको स्थापित किया जा सकता है। राज्यसभा वित्त विधेयक में सारभूत संशोधन कर सकती है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते वित्त विधेयक के मामले में। देखिए इसका आई होप इसका बी का क्या हो जाएगा आपका, कौन सा कथन सही है। अच्छा, पहला देखिए, संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता, तो गलत, केवल लोकसभा में। संसद किसी भी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश से ही, किसी भी सदन में नहीं, लोकसभा में ही करेगी, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा वित्त विधेयक में सारभूत संशोधन कर सकती है, ये कर सकती है। थर्ड वन, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता बुला सकता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए क्या है, राज्यसभा वित्त विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है, इसमें
सारभूत संशोधन कर सकती है, लेकिन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, किंतु लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है और विधेयक को आगे भेज सकती है। यदि किसी भी सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित टैक्स आदि को तब तक कम या समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक राष्ट्रपति इसकी सहमति ना दे दे। वित्त विधेयक जो होते हैं दो मामलों में धन विधेयक के समान है। पहला, इसे केवल लोकसभा में स्थापित किया जाता है। दूसरा, लोकसभा में इसको रखने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। बस ये जो दो क्वालिटी है ये इसको धन विधेयक की तरह बनाती है। अदरवाइज वित्त विधेयक अलग चीज है और आपका धन विधेयक आपका अलग चीज है। ठीक है, अब धन विधेयक के मामले में एक और डिफरेंस ये है कि राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को नहीं बुला सकता, लेकिन आपका क्या है 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकता वित्त विधेयक के मामले में। ठीक, बस इसमें यही जानने लायक बातें थी। आगे देखिए, वित्त विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है। राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, ठीक है। विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, ये भी सही है। विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को वापस नहीं भेज सकता। विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को वापस भेज सकता है, नहीं, ये गलत है। जब पहले ही बोल दिया कि राष्ट्रपति की मंजूरी से ही आएगा तो वापस भेजने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसका क्या हो जाए, एक मिनट देखते हैं, दोबारा देखते हैं इसको, क्योंकि सी आंसर अगर है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है कि विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, बिल्कुल सही है। विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, ये भी सही है। विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को वापस नहीं भेज सकता, नहीं, अच्छा देखिए, मैं इसको धन विधेयक समझ गया। धन विधेयक के मामले में नहीं भेज सकता, लेकिन वित्त विधेयक के मामले में भेज सकता है। विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन में भेज सकता है, ये सही है। ठीक है ना, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, अब संविधान संशोधन की बात आती है। संविधान संशोधन आपके देखिए आर्टिकल 368 में बताया गया है। 3 टाइप के आपके संविधान संशोधन है। पहले कुछ ऐसे विषयों को लेकर संविधान संशोधन है जिसमें केवल और केवल साधारण बहुमत की जरूरत है ना। आप संसद में एक प्रस्ताव लाओ और साधारण बहुमत से अगर पास हो जाता तो वो कानून बन जाएगा और संविधान में संशोधन हो जाएगा। दूसरा, आप कोई किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन लाओ और उसमें क्या होता है कुछ विषयों में कि जितने भी आपके सदन में सदस्य उपस्थित है और बैठक में और प्रेजेंट है, तो उनके क्या 2/3 सदस्यों ने अगर उसको बहुमत के लिए हाँ बोल दिया तो पास होगा वो। ठीक है, ये थोड़ा जटिल हो जाएगा। तीसरा क्या है, इसमें आपकी पहली और दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए और तीसरी कंडीशन में आपका क्या होना चाहिए, आधे से अधिक राज्यों ने भी उसके ऊपर सहमति दी हो। तो ये तो सबसे मुश्किल हो जाता है। ठीक है, पहला संविधान के भाग 22 के नहीं 22 में नहीं, ये बात नहीं की। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के संबंध में उपबंध किया गया है। संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडल को संविधान में नहीं, संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल और केवल संसद को है, राज्य विधानमंडल के बस की बात नहीं है। फोर्थ, संविधान संशोधन विधेयक सरकारी या गैर सरकारी सदस्यों द्वारा स्थापित किया जा सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि मान लो आप सरकार में हो तो नितिन गडकरी भी इसको ला सकते हैं प्रस्ताव को, राहुल गांधी भी ला सकते हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी ला सकते हैं, तो मतलब कांग्रेस भी ला सकती है और भी पक्ष भी ला सकता है, दोनों ला सकते हैं। तो इस हिसाब से इसका गलत क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट गलत, थर्ड गलत है और फर्स्ट गलत है। 1 और 3 अगर गलत है तो आपकी है ना, कौन सा कथन सही है, सही है पूछा इन्होंने ना, ये गलत है। संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही स्थापित किया जा सकता है। अच्छा, राष्ट्रपति की मंजूरी लेने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो केवल धन विधेयक के मामले में है या कुछ और मामले हैं, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा 4, केवल और केवल आपका फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो आपकी राइट हो जाएगी। ठीक है, देखिए संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 के में संविधान संशोधन के संबंध में उपबंध है। संविधान संशोधन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक नहीं है। ओके,
संविधान संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद में ही प्रारंभ हो सकती है, राज्य के विधानमंडल में नहीं। संविधान संशोधन विधेयक मंत्री या गैर सरकारी मंत्री दोनों के द्वारा किया जा सकता है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया न तो ब्रिटेन के समान लचीली है और न ही अमेरिका के समान कठोर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान संशोधन विधेयक कौन सा कथन सही है? पहला, संसद के किसी भी सदन में इसको स्थापित किया जा सकता, बिल्कुल सही। दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का उपबंध नहीं है। साधारण विधेयक के मामले में आर्टिकल 108 के तहत आप क्या कर सकते हो? संयुक्त बैठक बुला सकते हो, इसमें नहीं बुला सकते, बिल्कुल सही। तीसरा, विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन में अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है, पास कराना, ये भी सही है। फोर्थ, विधेयक को राष्ट्रपति न तो अपने पास रख सकता है और न ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अच्छा, तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो डी, तो सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो आपकी सही हो जाएगी। संविधान संशोधन का यदि कोई प्रस्ताव है तो राष्ट्रपति के लिए बाध्य है कि ना तो अपने पास रखेगा ना ही इसको पुनर्विचार के लिए लौटाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें ये देखो आराम से दे रखा, पढ़िए। दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक जब राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत विधेयक को अपने पास नहीं रख सकता और ना ही विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अर्थात विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देना आपका अनिवार्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि भारत के संविधान के किसी संशोधन द्वारा कतिपय विषयों में परिवर्तन लाना, तो ऐसे संशोधन के विधायी उपबंधों को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजे जाने से पहले संशोधन का उतने राज्यों के विधानमंडल द्वारा जो आधे राज्यों से कम नहीं है अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। मैंने बताया था संशोधन 3 प्रकार के हैं, साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत और आपका क्या है 2/3 बहुमत तो रहेगा ही रहेगा, आधे से ज्यादा राज्यों का भी आपको समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो ये उस टाइप का, इनमें से कौन से ऐसे विषय हैं? अच्छा, विषय पूछे गए हैं। देखिए सिंपल सी बात है, जो भी ऐसे विषय होंगे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्रभावित करेंगे, डायरेक्ट प्रभावित जो करेंगे, वो ऑब्वियस सी बात है वो आपके सारे के सारे उसमें राज्य की अनुमति लेनी आपको कंपलसरी हो जाएगी। पहला, यदि संसद में राज्यों का रिप्रेजेंटेटिव घटाना या बढ़ाना तो ऑब्वियस सी बात है राज्यों से पूछना पड़ेगा। सेकंड, 7वीं अनुसूची की कोई सूची है, 7वीं अनुसूची आपकी क्या कहती है? 3 प्रकार के सूची की बात करती है ना, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिसमें कानून बनाए गए हैं, जिसमें क्षेत्रों का डिवाइड किया गया है कि भाई ये क्षेत्र आपके सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी, ये आपके राज्य सरकार, ये दोनों। भारत के राष्ट्रपति, बिल्कुल सही, क्योंकि राष्ट्रपति राज्यों का भी है, भारत का भी है। संघ और राज्यों के बीच कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर कितनी चलेगी, मतलब केंद्र सरकार राज्य सरकारों के मामले में कितना उसका इंटरफेयर कर सकती है, तो ये तो पहले राज्य सरकार से पूछा जाएगा ना। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, चारों स्टेटमेंट आपकी राइट हो जाएंगी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए संसद में विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुसमर्थन द्वारा निम्नलिखित विषयों में संशोधन किया जाता। पहला, राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, राज्यों को संसद में प्रतिनिधि, 7वीं अनुसूची की कोई सूची, संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्ति का वितरण, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित अगर कोई मामला है, और संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति। इस मामले को लेकर भी आपको आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। संविधान के आर्टिकल 368 के उपबंधों में संशोधन करने के लिए विधेयक संसद के प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उस सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पास किया जाना अनिवार्य है। उपयुक्त संशोधन को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किए जाने से पहले कम से कम 3/4 राज्यों के विधानमंडल का अनुसमर्थन किया जाना अनिवार्य है। तो इसका जो स्टेटमेंट हो जाएगा, पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा क्या हो जाएगा, 3/4 राज्यों का नहीं है, बस आधे से अधिक राज्यों का, 50% जो राज्य है अगर वो कर देंगे तो आपका पास हो जाएगा, उसमें 3/4 की बात नहीं आएगी। ठीक है, भारत की संसद साधारण बहुमत से किस किस में परिवर्तन कर सकती है? पहला, ये तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि राज्यों का नाम, उनकी सीमाएं और उनका क्षेत्र बदलना पूरी तरीके से संसद का अधिकार है, पहला। दूसरा, राज्य विधानसभा का निर्माण और उसकी समाप्ति, ये भी नियम केंद्र सरकार अपनी मर्जी से, संसद अपनी मर्जी से साधारण बहुमत से कर सकती है। थर्ड वन, SC और ST जातियों का प्रशासन, ये भी आपका संसद के अंडर में ही आता है।
तो इस हिसाब से तो आपकी सर तीनों जो स्टेटमेंट है तीनों राइट हो गई है। ठीक है, मुबारक हो। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है अब क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, संसद संविधान के अनुच्छेद 368 में उपबंधित प्रक्रिया का प्रयोग कर संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। बिल्कुल पावर है, संसद को संविधान संशोधन किसी भी पार्ट में कर सकती है। सेकंड, संसद संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के आधारिक लक्षण में परिवर्तन नहीं कर सकती। संविधान का जो मूलभूत उसके लक्षण है, जैसे धर्मनिरपेक्षता, इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। समाजवाद, इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। गणतंत्र राज्य है, इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, है ना। आप कल को बोल दो कि भाई अब देश गणतंत्र नहीं रहेगा, अब तो ये किसी पार्टी विशेष का हो जाएगा या किसी व्यक्ति का हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते। संविधान संशोधन संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत विधि नहीं है। अच्छा, संविधान संशोधन 13 के तहत विधि नहीं है, तो डी आपका क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो तीनों आपकी जो स्टेटमेंट है वो आपकी राइट हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में न्यायालय ने एक निर्णय दिया, काफी इंपोर्टेंट। उन्होंने कहा कि संसद संविधान के अनुच्छेद 368 में विहित प्रक्रिया का अनुसरण कर संविधान के किसी भाग को संशोधित कर सकती है, किंतु संविधान के आधारभूत ढांचे आधारिक लक्षण में संशोधन नहीं कर सकती। सिंपल है ना, किसी में भी कर सकते हो आप, बट उसका जो बेसिक ढांचा स्ट्रक्चर है उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन विधेयकों को लागू करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति या सिफारिश जरूरी है। पहला, नए राज्यों का गठन या राज्य की सीमाओं में पुनर्गठन, बिल्कुल जरूरी है। सेकंड, धन विधेयक, अभी पढ़ा, दो भी सही है। व्यापार की स्वतंत्रता और निर्बंधन अधिरोपित करने वाले राज्य विधेयक, बिल्कुल सही। अब कल को कोई स्टेट ये बोल दे कि भाई यूपी का सामान हम लोग महाराष्ट्र में नहीं जाने देंगे, है ना, तो अगर आपको इस तरह का कोई प्रस्ताव लाना तो आपको पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये देश का मामला है, ये दो राज्यों की लड़ाई नहीं हो जाएगी, फिर ये देश को प्रभावित करेगी। तो ऐसे मामले आपके नेशनल लेवल पर सुलझाए जाएंगे, राज्यों का इसमें इंटरफेयर नहीं होगा। फिर फोर्थ, कोई विधेयक जो सही अर्थों में धन विधेयक नहीं है किंतु भारत की संचित निधि पर व्यय करना पड़ेगा, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी राइट हो जाएगी। आई थिंक चारों स्टेटमेंट आपकी राइट है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, चारों स्टेटमेंट आपकी राइट हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, क्या खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए, किसी एक दिन राज्यसभा की बैठक में 120 सदस्य उपस्थित है, जिन्हें लोकसभा द्वारा पहले ही पारित एक साधारण विधेयक पर मतदान करना है। साधारण विधेयक पर मतदान करना है आपको। ठीक है, 75 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भाई 120 आपके सही बैठे हुए थे, लोकसभा ने उसको पहले ही पास कर चुका है, तो अब क्या होगा, विधेयक पारित नहीं समझा जाएगा क्योंकि राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक सदस्य अनुपस्थित और मतदान में भागीदारी नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। विधेयक पारित नहीं माना जाएगा क्योंकि मतदान करने वालों में से 2-3 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान नहीं किया है। आगे देखते हैं, ये हालांकि गलती है। तीसरा, विधेयक पारित नहीं माना जाएगा और पुनर्विचार के लिए इसको लोकसभा को लौटाना होगा। गलत, विधेयक पारित घोषित कर राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाएगा। ये है आपका स्टेटमेंट, बिल्कुल सही। ठीक है, 120 सदस्य आपके प्रेजेंट थे, उसमें से आप ये मान के चलो कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। चूंकि राज्यसभा में उपस्थित 120 सदस्यों में से 75 सदस्यों ने आपका विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि बहुमत के लिए आपको 61 सदस्यों की जरूरत थी। जितने आपके मेंबर आए हुए हैं और जितने वोट दे रहे हैं उसका बहुमत चाहिए आपको, साधारण बहुमत। 120 मेंबर आए हुए हैं तो सिंपली हमें 61 चाहिए थे, बट वी गोट 75। देन इट्स ओबियस कि जो आपका प्रस्ताव है वो ऑटोमेटिकली आपका पास हो जाएगा और राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो लीजिए, आपकी जो 20 क्वेश्चन थे आज यही समाप्त होते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसको और बढ़ाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि अगर कोई आवश्यक सुधार हो तो हम लोग उसमें कर सकें। ठीक है, बाकी अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। कल मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।